नमस्कार दोस्तों। 22 जनवरी 2026 को यूजीसी एक कानून पेश करता है जिसका मुख्य उद्देश्य जो भारत में उच्च शैक्षिक संस्थान है उसमें जो जातिगत भेदभाव होते हैं, लिंग आधारित जो भेदभाव होते हैं, विकलांगता आधारित जो भेदभाव होते हैं उनको कैसे समाप्त किया जाए। लेकिन जैसे ये कानून पब्लिक होता है, सामान्य वर्ग के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, तो इसमें क्या कुछ मुख्य प्रावधान जोड़े गए हैं जिसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है, हम उसको समझेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ इतिहास के पन्नों में। 1944 में जब सार्जेंट रिपोर्ट आई थी उसमें एक प्रावधान किया गया था कि एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनाई जाएगी। इसमें 3 कॉलेज को सर्वप्रथम इसमें चुना गया था, जो बनारस यूनिवर्सिटी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी थी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। इसका काम होता है कि फेलोशिप प्रदान करना और समय समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, जैसे पीएचडी हो गए और नेट जेआरएफ हो गए। 1958 का समय आता है और विश्वविद्यालय अनुदान समिति को एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, यूजीसी के रूप में इसको स्थापित कर दिया जाता है। समस्या शुरू यहाँ से होती है जब एक गरीब तबके का बच्चा किसी एक छोटे से गांव से निकल के आता है, निम्न जाति से आता है, पढ़ने के लिए एक बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एक सपने लेकर आता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा तो मेरा कैरियर भी बनेगा, साथ में मैं अपने माँ बाप, अपने समाज के बारे में भी कुछ सोच सकूँगा। जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, बहुत खुशी मन से लेता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लें, चाहे आप जेएनयू यूनिवर्सिटी ले लें, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो भारत की, उसमें इतना आसानी से एडमिशन नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तब मेहनत करने के बाद जब एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि उसे एक निम्न जाति होने के नाते उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको नस्ल विरोधी गालियाँ दी जाती हैं, उसे भेदभाव अलग अलग तरीके से किया जाता है, उसके साथ कोई पीयर ग्रुप्स नहीं बनता, वो अलग पढ़ता है। ऐसे केस आया था रोहित वेमुला और पायल तडवी का। ये दोनों स्टूडेंट इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद एक पीआईए लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जो ये उच्च शैक्षिक संस्थान है जिसमें भेदभाव किया जा रहा है, इसके लिए कुछ उपाय या कुछ कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक समिति का गठन किया जाता है। वो समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वो समिति रिपोर्ट में सिर्फ एससी एसटी संबंधित जो जातिगत भेदभाव हो रहे हैं उनको समाप्त करने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, और जो संसदीय कमेटी होती है उनके पास ड्राफ्ट जाता है, उसमें जांच की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है। उसके बाद जो दिग्विजय सिंह हैं उसमें एससी एसटी साथ में ओबीसी वर्ग को भी है जो है इसके अंतर्गत जोड़ देते हैं। उनका कहना यह था कि जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको भी उच्च शैक्षिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो विरोध शुरू होता है यहीं से कि सामान्य वर्ग का कहना यह है कि आप भाई ओबीसी को किसमें क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको मुख्य प्रावधान बताता हूँ। इसमें कहा गया है कि जो एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग हैं इन्हें किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक ईओसी यानी अनिवार्य अवसर केंद्र स्थापित किया जाएगा जो 6-6 महीने पे अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी यूजीसी को, और साथ में वो एक शिकायतों का निवारण भी करेगी। जो जातिगत संबंधित भेदभाव होंगे उसकी जो शिकायतें होंगी उसका ये निवारण करेगी। इसके जो अध्यक्ष होंगे ईओसी के, वो यूनिवर्सिटी के जो संस्थान है उसके जो हेड होंगे वो बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यूजीसी भी एक वार्षिक बैठक करेगी। वर्ष में 2 बार बैठकें इसकी होंगी। जो जातिगत भेदभाव हो रहे हैं हमारे समाज में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, उसको कैसे समाप्त किया जाए उस पर वो चर्चा करेंगे। ये तो हो गए मुख्य प्रावधान। अब विरोध किया क्यों जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना, विरोध किया क्यों जा रहा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर देंगे इसको ना। 2 व्यक्ति हैं, 2 स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं एक सेम यूनिवर्सिटी में। आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटी में झगड़े होते हैं लड़कों को, चाहे अगर आप इलेक्शंस लड़ रहे हो किसी पार्टी से, मैं अभी लड़ रहा हूँ, तो भी कॉम्प्लिकेटेड होते रहती है चीज़ें। तो एक सामान्य वर्ग का बच्चा जाता है, एक ओबीसी वर्ग का बच्चा जाता है, तो जब दोनों में झगड़ा होता है तो सामान्य वर्ग कहना ये है कि जो ओबीसी वर्ग का स्टूडेंट है क्या वो मेरे ऊपर दुर्भावनापूर्ण केस नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत जो नए नियम लाए गए हैं यूजीसी के द्वारा, उसमें जो दंड दिया जाएगा, तो क्या वो ओबीसी वर्ग का जो कैंडिडेट है क्या वो सामान्य वर्ग पे दुर्भावनापूर्ण से केस नहीं कर देगा कि भाई अगर झगड़ा किसी और चीज़ के लिए है लेकिन वो जाके केस कर देगा कि यहाँ पे जातिगत भेदभाव आधारित और नस्ल आधारित गालियाँ दी जा रही हैं। उनका दूसरी मांग ये है कि क्या ओबीसी वर्ग एससी एसटी का शोषण नहीं करेंगे, क्या वहाँ पे जातिगत आधारित भेदभाव नहीं होगा। बस मुद्दा इतना ही है और कुछ मुद्दा नहीं है कि इसमें पहले तो एससी एसटी था ही,
कि SC जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आप ST हो, चाहे आप SC हो, चाहे आप OBC हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हो। आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 ये साफ साफ बताया गया है कि भाई इस देश में कानून सबके लिए एक समान ही है, सबको समान अवसर भी दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता से उन्मूलन, आर्टिकल 17 में साफ साफ बोला गया है कि होटल, रेस्तरां, कहीं भी कोई सार्वजनिक प्लेस है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी भी जाति के वर्ग के लोगों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भेदभाव होता है, ये गलती किसकी है? गलती हमारी है, हमारे समाज की है, क्यों इस जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है। सरकार ने कानून बना दिया, सरकार ने इम्प्लीमेंट उसको कर दिया, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। सरकार कानून बनाएगी, सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, सरकार बताएगी कि ये आपके हक में है, ये आपके हक में नहीं है, ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है, सरकार ये बताएगी। लेकिन उसको लागू करना एक व्यक्तिगत जीवन के तौर पर, एक सामाजिक के तौर पर, तो हमारी जिम्मेदारी है। ये सरकार आपको यहाँ पर बैठ के एक एक आदमी को नहीं बताएगी कि आप भेदभाव मत करिए। अब भेदभाव सिर्फ उच्च शैक्षिक संस्थानों में नहीं होते हैं, हर जगह भेदभाव हो रहा है। कहाँ नहीं भेदभाव हो रहा है? हरियाणा IPS पूर्ण कुमार, एक समझ सकते हैं, एक प्रतिष्ठित जॉब IPS, प्रशासनिक तौर पे इतना उत्पीड़न उनका किया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने बाकायदा तो एक नोट्स लिखा है, अब पूरा उसमें जो जो लोग सम्मिलित हैं उनका पूरा नाम उसमें लिखा हुआ है। क्या आप सिर्फ आप इतना कह सकते हैं कि जातिगत भेदभाव जो हो रहे हैं वो सिर्फ उच्च शैक्षिक संस्थानों में ही हो रहे हैं? नहीं, ये जातिगत भेदभाव, धर्म आधारित भेदभाव, जाति आधारित भेदभाव, विकलांगता आधारित भेदभाव हर जगह हो रहे हैं। इसको समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को, जहाँ तक हम हमारी पहुँच है, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, उनको हम बताएं कि भेदभाव किसी भी प्रकार से लागू नहीं हो सकता। भेदभाव समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको ये बताना पड़ेगा, उनको ये सिखाना पड़ेगा। मैं सरकार से गुहार करता हूं कि आप ऐसे कोई मास मीडिया कैंपेन चलाइए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े इस भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित। बंटवारा तो चल ही रहा है, ये वर्ग उनके पास नहीं खाने जाएगा, ये वर्ग उनके पास साथ नहीं बैठेगा, वे वर्ग उनसे बात नहीं करेंगे, ये वर्ग उनसे बात नहीं करेंगे। सब आदमी ही हैं, लेकिन भेदभाव हो रहे हैं किस लिए? भाई वो निम्न जाति के हैं, हम उच्च जाति के हैं। और अंग्रेजों की तो गनीमत थी, वो लोग सिर्फ धर्म के नाम पे बांटते थे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम, और हम जात के नाम पे बांटते हैं कि वो OBC कैटेगरी से आते हैं, वो SC से आते हैं, वो जनरल से आते हैं। हम भेदभाव कहाँ कर सकते हैं पता आपको? मैं इसको भेदभाव नहीं बोल रहा हूँ, हम कुछ मात्रा में भेदभाव वहाँ कर सकते हैं जहाँ से एक कमजोर तबके का व्यक्ति, जिसको एक बेसिक नीड नहीं है, बेसिक नीड उसकी पूरा नहीं हो पाती है, वहाँ सरकार कुछ % उसको हेल्प कर सकती है। ये जायज़ है, ये जायज़ है। सबको विकास के मुख्य धारा में शामिल करना सरकार का दायित्व है। तो सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे वो निचले तबके के लोगों को भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, अपने आसपास अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, जातिगत आधारित भेदभाव जो होते हैं, उनको समझाएं, उनको जागरूक करें कि भाई गलत है, ये गलत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।